बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बग़ैर किसी तमहीद के अपने ख़ास मेहमान के साथ जनाब सुहेल वड़ैच साहब, मुल्क के मायनाज़ सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, तज़कियाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ैच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ैच साहब, आप और मैं एक ही स्कूल के पढ़े हुए, गवर्नमेंट हाई स्कूल भलवाल। मैं सीनियर हूँ आपसे बहुत। मैं आपका जूनियर। तो कभी सोचा था आपने उस वक्त, हम जो एक देहाती बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, कि आप एक तज़कियाकार होंगे, आप एक राइटर होंगे, आप एक अदीब होंगे, फ़िलासफ़र होंगे? कुछ नहीं, सच्ची जो बात है, उस वक़्त जहन इस हद तक जा ही नहीं सकता था। उस वक़्त हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते थे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फिर जब लाहौर आए तो ये सोचा कि एक घर हो जाए, ठीक है, कार हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो उस वक़्त तो तख़य्युल में ये नहीं था जो अल्लाह ताला ने दिया है। नौकरी कौन सी सोचते थे? नायब तहसीलदार लग जाऊँ, पुलिस में भर्ती हो जाऊँ? नहीं, मैंने ये सोचा था, पहले तो डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन उतने एफएससी में नंबर नहीं आए तो डॉक्टर ना बन सके। फिर सोचा कि नहीं जी, आप सीएसपी अफसर बनना है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब मैंने एमए अंग्रेज़ी किया तो करने के बाद मैं अखबार के दफ्तर गया तो फिर मेरा ज़हन फिक्स हो गया कि नहीं, मैंने अखबार नवीसी बनना है, मैंने कोई अफसर नहीं बनना। तो चुनाचे अखबार के दफ्तर में जाके जब मैंने काम देखा तो मेरा बस दिल जो है ना, मुझे लगा कि यही मेरा प्रोफेशन है, यही मेरा जुनून। क्यों सोच ये पैदा हुई कि मैंने अखबार में लिखना है? मुझे एंजॉयमेंट होती थी, जैसे शायर को शेर सुना के अपनी खुशी होती है, मुझे अपनी खबर छपी हुई देख के बड़ी खुशी होती थी। मुझे अपनी ऐसे लिखे थे, मुझे लगता था कि सारी दुनिया मेरे को पढ़ रही है, मेरी बात सुन रही है। तो ये अच्छा लगा मुझे कि आप इस अखबार में, इस प्रोफेशन में अपनी बात दूसरों को सुना सकते हैं और दूसरों को आप कायल कर सकते हैं। ज़हन में ये भी था कहीं कि आप अपने कलम के ज़रिए लोगों में शऊर पैदा करें, जैसे कि दही इलाकों में अमूमन होता है, लोग सोचते हैं कि हम पढ़ा करते थे अहमद नदीम कासमी साहब को, बड़े बड़े नाम मुस्तनसिर साहब को पढ़ा करते थे। नहीं, ये बहुत ये ज़हन में था कि हम वो काम कर रहे हैं जिससे सोसाइटी को बदलना है, जिससे सोसाइटी में तब्दीली लानी है, शऊर लाना है, इनको इन्फॉर्मेशन देनी है, इनको दिखाना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये डेफिनेटली ये पहले दिन से ही था जर्नलिज्म में आने के। वसाइल की कमी आड़े आती थी, किताब खरीद, आज किताबों का एक माशाल्लाह पीछे एक लंबी लाइन लगी। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब किताबों का मुझे शौक़ था और किताबें मैं पहले भी ज़ाहिर है मुश्किल हालात में भी ख़रीदता था, तो लेकिन जब शकील साहब को पता चला, हमारे ओनर को, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले ही ये कह दिया कि तुम जितनी किताबें ख़रीदो उसका बिल दे दिया करो और पैसे हमसे ले लिया करो। चुनाचे बहुत सारी किताबें मैंने जो थी वो मुझे इसकी सहूलत इसलिए हासिल रही और मैं ख़रीदता रहा कि मुझे पता होता था कि ये मैं रीइम्बर्स करवा लूँगा पैसे। तो मतलब उन्होंने ये अच्छा मौका मिल गया, ये अच्छी सहूलत मिल गई। आइडिया कौन था आपका? यानी आइडियलिज्म का इंसान शिकार होता है, फ़लाँ शख्स ने बहुत लिखा, कोई पाकिस्तान में या बैरून मुल्क। जो बड़े जर्नलिस्ट हैं वो आइडियल रहे, लेकिन बाद में आइडियल्स बदलते रहे। पहले किसी ज़माने में तो यही आइडियल्स थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हमीद नज़ामी, मीर खलीलुर रहमान। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल जो थे वो आइडियल बनते गए, जो बड़े सहाफ़ी थे, जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं उनको तश्तज़बाम किया। तो इस तरह से सोच बदलती रही। लेकिन अगर मैं आपके कमरे में देखूं, आपने बेशुमार इंटरव्यूज़ किए, हमने भी देखे, सरबराहान मुमलिकत के, वज़ीर आज़म के, पॉलिटिकल लीडर्स के। तस्वीर मुझे एक ही नज़र आई, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। ये सच है कि मैंने अपनी स्टडी में सिर्फ एक ही तस्वीर लगा रखी है। एक तरफ वालिद और वालदा की तस्वीर है, उस तरफ लगी हुई वालिदैन की तस्वीर के साथ ये, और दूसरा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मेरी बहुत कुर्बत रही, बहुत ज़्यादा उनके साथ। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसने सबसे ज़्यादा उनके इंटरव्यू किए और बहुत मेरे पे शफ़क़त करती थी। तो इसलिए, और मुझे उनका विजन भी बड़ा पसंद था, जो इंटरनेशनल विजन था, मेरा उससे भी इत्तेफाक था और उनकी पॉलिटिक्स से भी मेरा इत्तेफाक था। लेकिन जब से वो गई हैं, अब जो मेरी पॉलिटिक्स है वो जमहूरियत और जो है सियासत के गिर्द घूमती है, अब शख्सियात निकल गई हैं। यानी आपको अगर सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में किसी ने मुतासर किया, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उसकी ज़िंदगी और मौत दोनों ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शख्सियत से मुतासर नहीं, वो पहले था मैं,
लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे एक्लिप्स कर दिया, क्योंकि जो गलतियां थी भुट्टो साहब की मोहतरमा ने वो नहीं की। मोहतरमा ने और गलतियां की होंगी, लेकिन एक तो उनका अंदाज़ आमराना नहीं था। भुट्टो साहब के ज़माने में अपोजिशन जो थी उसके साथ बुरा सलूक किया गया और उसका नतीजा भी सामने आया। इसी तरह भुट्टो साहब ने जो थी वो नेशनलाइज कर लिए थे स्कूल और फैक्ट्रियाँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मार्केट इकानमी की हामी थी, मैं भी मार्केट इकानमी का हामी हूँ, तो मुझे उनकी कई चीज़ें जो थी वो भुट्टो साहब से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। अगर हम माजी करीब की सियासत की बात करें सुहेल वड़ाई साहब, तो मियाँ नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद साहबा और इमरान ख़ान, लगता ही है आपकी तहरीरों से, आपकी बातचीत से, कि आप तीनों के बड़े करीब समझे जाते हैं। ये सही है। मैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से पहले मेरी इतनी अच्छी नहीं बनती थी, बल्कि मैं उन साफ़ियों में शामिल था जिनको उन्होंने जंग से निकलवाने की कोशिश की और बड़ा स्कैंडल बना था 15 साफ़ियों का। उसमें मेरा भी तीसरा चौथा नाम था। लेकिन जब वो डिपोज़ हुए, जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पहली दफ़ा उनको निकाला गया, तो मैं आई वॉज़ द फर्स्ट जर्नलिस्ट जो जद्दा गया, उनका इंटरव्यू किया और फिर अल्टीमेटली मैंने उन पर एक किताब लिखी और उसके बाद मेरा उनसे बहुत मिलना जुलना हो गया। और दूसरा, उनके अंदर भी टिल्ट आया, वो भी जमहूरियत पसंद हो गए और हम पहले ही जमहूरियत पसंद थे। तो फिर एक मिलाप ऐसा हुआ कि अल्टीमेटली जब भी उनसे मुलाकात होती है, जब भी गुफ्तगू होती है, तो जमहूरियत ही फोकस होता है। मुल्क के अंदर किस तरह से तब्दीली लानी है जमहूरी, यही फोकस होता है। मियाँ साहब की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद ने आपकी नज़रों में उनका एक जगह, उनका मकाम बनाया उन्होंने। और अल्टीमेटली जो ये जमहूरियत का, जिस मिसाक़े जमहूरियत जिसको कहते हैं, इसमें मेरी भी हम्बल कंट्रीब्यूशन थी कि जो पहली मुलाकातें नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान की और मियाँ नवाज़ शरीफ की और बेनज़ीर भुट्टो की हुई थी, उनके दौरान मैं भी मौजूद था। मैं ही नवाबज़ादा साहब को साथ गया था उस वक्त, तो इसलिए मुझे ज़ाहिर है ये दोनों पसंद है। इमरान ख़ान से एज़ ए क्रिकेटर पहले वास्ता रहा, फिर उस ज़माने में फिर जब वो पॉलिटिक्स में आए तब भी अच्छे लगते थे। लेकिन सच्ची जो बात है कि अभी जो रिसेंटली मैं उनसे 3 दफ़ा मिला और मैंने उन्हें ये अपने दोस्तों के साथ, एक दफ़ा शामी साहब के साथ मिला, एक दफ़ा अकेला मिला, एक दफ़ा इम्तियाज़ आलम साहब के साथ मिला। हम सब यही उन्हें कहते रहे कि आपकी जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है, आप वायलेंस और दूसरा फ़ौज से लड़ाई, ये दोनों गलत है। इससे आप इक़्तिदार नहीं लेंगे, इससे आप कुछ और तो किसी तरफ जा सकते हैं। ये सब का हमारा उनके सामने हम्बल सबमिशन थी, ठीक है। लेकिन समहाउ वो कन्विंस थे कि उनके पास पीपल्स पावर इतनी ज़्यादा है कि वो फ़ौज को भी ओवर पावर कर लेंगे। एक जमहूरियत के लिए लिखने वाला, लड़ने वाला सुहेल वड़ाई ये मशवरा दे रहा है इस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज़ का? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तीसरी दुनिया में सिर्फ कबूलियत नहीं होती, मकबूलियत नहीं होती, तीसरी दुनिया में कबूलियत भी होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब पहली दफ़ा उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था, मार्शल लॉ था पहले, फिर असलम बेग आए, 3 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उनको दे दी। साहबजादा यकूब पिछली कैबिनेट से आया, V.A. जाफरी गुलाम इसाक़ खान से आया, और एक जो था वज़ीर डिफेंस जो था वो भी असलम बेग साहब का फेवरेट था, सरवर चीमा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, नवाज़ शरीफ साहब जब आए तो उनको जब पहली दफ़ा हुकूमत मिली तो 5 वज़ीर जो थे वो गुलाम इसाक़ खान के कहने पड़े। तो ये हक़ाइक़ हैं, हक़ाइक़ से तो आंखें नहीं चुरा सकते। तो इसी तरह जब इमरान ख़ान अगर ये कहें कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को मार के आ जाऊँगा, तो उसके लिए तो इनकलाब की ज़रूरत है, अदरवाइज़ कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए इनकलाब ज़रूरी है या कंप्रोमाइज़? मेरा ये ख्याल है कि एवोल्यूशन जो है, आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ डिलीवर करें, आप डिलीवर करेंगे तो ठीक है। फ़ौज भी हमारी है, हमारे भाई बंद हैं पंजाबियों के, तो उनसे हमें हमदर्दी भी है, लेकिन उनकी ये जो सोच है कि इक़्तिदार भी उन्होंने चलाना है, इससे इख्तलाफ है हमारा। इसके लिए मुंतखब नुमाइंदों को ही चलाना चाहिए। अगर आज की सियासत को देखा जाए सुहेल वड़ाई साहब, मियाँ नवाज शरीफ की सियासत मरीम नवाज साहबा तक आ गई, ज़रदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब की सियासत जो है वो बिलावल भुट्टो साहब तक आ गई, इमरान ख़ान साहब की सियासत तो शायद अभी इमरान ख़ान साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर आपको आज लीडर का इंतखाब करना पड़े इस नई लीडरशिप में से, आपका वोट किस तरफ होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो दिलकशी है ना पीपल्स पार्टी के नारे में है, ना मियाँ नवाज शरीफ के नारे में है,
और इमरान खान जो है उन्होंने तो अपना खुद बंदोबस्त कर लिया। सच्ची जो बात है, इस वक्त एक वाइड क्रिएट हो चुका है। और ये ठीक है कि अगला इलेक्शन तो पीटीआई और नून का होगा पंजाब में, लेकिन सच ये है कि नून किसी नए वोटर को अट्रैक्ट नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी किसी नए वोट को अट्रैक्ट नहीं कर रही। पीटीआई ने नए लोगों को अट्रैक्ट किया था, लेकिन पीटीआई का रास्ता बंद है। तो इस वक्त एक बहुत बड़ा वाइड क्रिएट हो गया है। आइंदा कोई नई सियासी कुव्वत जो है उभरने का चांस है। वो क्या होगी, कैसी होगी, एक इलेक्शन में तो, अब अगला इलेक्शन तो नून और पीटीआई का होगा, लेकिन उसके बाद जो है शायद कोई नए जो सियासी अनासर हैं वो उभरेंगे। मरियम नवाज़, हमज़ा, शहबाज, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, लोगों को अट्रैक्ट कौन कर सकता है? देखें, इनमें अपनी अपनी खूबियाँ हैं। बिलावल जो है वो अपनी माँ की तरह फॉरेन अफेयर्स पे अच्छी गिरफ्त रखते हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री अच्छी चला रहे हैं। मरियम जो हैं वो कहती हैं, उनका दावा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट जब थी तो बहुत सारा हिस्सा वो चलाती थी, तजर्बाकार हैं, लेकिन अब वो चीफ़ मिनिस्टर बनना चाहती हैं क्योंकि उनके चचा प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। तो चीफ़ मिनिस्ट्री चलाना बड़ा मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा मरियम के लिए कि क्या वो चीफ़ मिनिस्टर बन के इसे चला लेंगी। लेकिन मरियम नवाज़ साहब ये समझती हैं कि पार्टी के अंदर मियां नवाज शरीफ के बाद क्राउड पुलर मैं हूँ। ये सच है, ये सच है कि मरियम साहबा जो हैं वो क्राउड पुलर हैं, क्रिज्मेटिक हैं, और मियां नवाज शरीफ के बाद वही हैं जो चेहरा है पार्टी का। समहाउ शहबाज साहब सियासत नहीं करते, वो सिर्फ गवर्नेंस करते हैं। और जब आप सियासत ना करें तो फिर जाहिर है आप उतने पॉपुलर भी नहीं होते, उतने करिश्मेटिक भी नहीं होते, उस तरह सोचते भी नहीं आप। लेकिन सवाल ये है कि क्या नून और पीपल्स पार्टी को अपने नारे रीफ्रेज नहीं करने चाहिए? क्या उनको जो नए लोग हैं उनको अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए? क्या उसके लिए कोई नए मंशूर नहीं बनाने चाहिए? ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तो ये पार्टियां फिर आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो जाएंगी, फिर जो नए लोग हैं वो आ जाएंगे। सुहेल वड़ैच साहब, अगर हम माजी में अपने बुज़ुर्गों से जो सुना करते थे कि अमीर मोहम्मद ख़ान साहब, मलक अमीर मोहम्मद ख़ान, वो एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से खला पैदा हो गया। आज के दौर में इन सियासतदानों में से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सियासत भी अच्छी चलाई, जो गवर्नमेंट्स चलाई उसमें इकानमी भी ठीक रखी, बैलेंस रखा। तो मियां नवाज शरीफ मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। उनका सबसे तजर्बाकार भी इस वक्त पाकिस्तान में वो हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सबसे पुराने सियासतदान हैं, गवर्नेंस का भी उन्हें तजर्बा है। चौथी बार वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के नारे लग रहे हैं। आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ दोबारा? मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरेस्टेड होंगे कि दोबारा चौथी बार बने, और उनकी सेहत इजाज़त देगी नहीं देगी, या हो सकता है कि वो समझें कि मैं कुछ अर्सा करके फिर आगे अपना विरासत जो है किसी के हवाले कर दूं, क्योंकि उनके बगैर इलेक्शन नहीं नून लड़ सकती। नून को अगर इलेक्शन लड़ना है तो वो मियां नवाज शरीफ का चेहरा और उनका विजन और उनका नैरेटिव ज़रूरी है। कुछ उनके करीबी रुफ़क़ाए-कार सुहेल साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को इस बात का दुख है कि 2017 में मुझे जिस तरीके से निकाला गया, इसलिए एक बार मैंने फिर विंडिकेशन चाहते हैं, शायद विंडिकेशन चाहते हैं, इसलिए मैंने एक बार फिर वज़ीर आज़म। मेरा ख्याल है ये विंडिकेशन वो चाहेंगे कि एक दफ़ा वो वज़ीर आज़म बन के चाहे खुद ही छोड़ दें। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान हैं सुहेल वड़ैच साहब, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। सुहेल वड़ैच साहब के पास हम मौजूद हैं, उनसे कुछ आसान कुछ मुश्किल बातें हम पूछ रहे हैं। सुहेल वड़ैच साहब, क्या इस वक्त अगर आइंदा इंतखाबात होते हैं, जो मुल्क के मेजर मसाइल हैं वो आपको हल होते हुए नज़र आते हैं? नहीं, उसकी वजह यह है कि देखें, इलेक्शन तो सियासी मसला हल कर देगा, इकनॉमिक मसला कैसे हल होगा? जो इकनॉमिक मसला है, जब आपकी एक्सपोर्ट ही ठीक नहीं है, जब आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा है, जब आप टैक्स नहिंदगान थोड़े हैं, तो आप किस तरह ये ठीक कर सारा करेंगे? मुझे तो लगता है कि ये हरकुलियन जो टास्क है, जो किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत मुश्किल है, और कोई जालमाना मार्शल लॉ आ जाए तो शायद वो कोई ऐसे इक़दामात ले ले, लेकिन वो आना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सोसाइटियाँ तबाह हो जाती हैं। जो सोसाइटियाँ 50-60 साल में जहाँ पहुँचती हैं वो ज़ीरो पे ले जाता है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें, हर वक्त एक ही बात की जाती है, बांग्लादेश यहाँ पहुँच गया,
इंडिया यहाँ पहुँच गया, हम बहुत पीछे रह गए। ज़िम्मेदारी आप किस पर आयद करते हैं? आप ख़ुद जो है मुसन्नफ़ भी हैं, आपने पूरी तारीख़ पाकिस्तान की देखी। देखिए जी, जिम्मेदारी तो हम सब पे है। देखिए सच ये है कि लीडरों पे भी जिम्मेदारी है, अवाम पे भी जिम्मेदारी है। अवाम ने ही लीडर बनाए हैं, ठीक है। फ़ौज जो है उसने भी मार्शल लॉ लगाए हैं। तो कोई भी इस अदलिया ने गलत फ़ैसले दिए हैं, ब्यूरोक्रेसी ने हाँ में हाँ मिलाई है, तो कौन है जो ये कह सके जी मेरा बड़ा रोल अच्छा है, ठीक है। वो सहाफ़ियों ने भी जब सिकंदर मिर्ज़ा के ने पहला हुकूमत तोड़ी, ग़ुलाम मोहम्मद ने पहली हुकूमत तोड़ी, तो अदारिये लिखे उसकी तारीफ़ में, उसको मर्द आन लिखा, सिकंदर मिर्ज़ा को मर्द आन लिखा। तो हमारी भी तारीख़, सबकी ऐसी तारीख़ है। तो सच ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना सर सीना तान के ये कह सके कि मेरा कोई रोल नहीं है पाकिस्तान के ज़वाल में। सबका रोल है, जर्नैल हों, ब्यूरोक्रेट हों, सियासतदान हों, सहाफ़ी हों, जो भी हों। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सब इस चीज़ का अहद करें कि हमने इससे निकलना है, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। और दुनिया में सबसे पहले ठीक करना हो ना किसी काम को, तो गलती का एतराफ़ किया जाता है। हम गलती मानते भी नहीं हैं, हम कहते हैं वो गलत है, मैं ठीक हूँ, ठीक है। फ़ौज आज तक ये कहती है कि 1971 का सानिया हमने नहीं किया, ठीक है जी, वो सियासतदानों ने किया, ठीक है। अच्छा, सियासतदान कहते हैं हमने नहीं किया, ये तो मिलिट्री डिफीट थी, ठीक है। इसी तरह आप देख लें, फ़ौज कहती है जी मार्शल लॉ तो बड़े ज़रूरी थे, सियासतदान कहते हैं मार्शल लॉ ने तबाह किया। अदलिया कहती है जी हम क्या करते हैं जी, हमारे पास हमारे हाथ बंधे हुए। तो अगर इस तरह से नहीं, मेरा तो ख्याल है कि आज से ये तय करें कि सारे अपनी अपनी गलतियाँ तस्लीम करें। फ़ौज कहे मार्शल लॉ गलत थे, ठीक है। अदलिया कहे हमने जो गलत फ़ैसले दिए थे, चाहे वो भुट्टो की फांसी का है, नवाज़ शरीफ की नाअहली का है, या असम्बलियों की तहलील क्या है, वो सारे कहें कि हमने गलत करार दे, हम गलत किए थे। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी भी माने कि उसने जो हाँ में हाँ मिलाई है वो गलत है। सियासतदान भी माने कि हमारा विजन ठीक नहीं था, टनल विजन था, तो ये तब जाके ठीक होगा। सुहेल वड़ैच साहब, दो किस्म की आरा पाई जाती हैं। एक, कुछ लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल तबाह हाल हैं, हमने तरक्की नहीं की, हमने कुछ आगे हम नहीं बढ़े। एक सोच पाई जाती है कि नहीं, हम बहुत आगे भी गए हैं माजी की निस्बत। अगर मैं इसका हामी हूँ, मैं ये जो दूसरी सोच है इसका हामी हूँ कि ये नहीं है कि हमने एटम बम बनाया है, हमारे एजुकेशनल तरक्की हुई है, हमारी अदारा जाती तरक्की हुई है। पाकिस्तान दुनिया की 8वीं फ़ौज है, बड़ी फ़ौज है। पाकिस्तान जो है बहुत इसने तरक्की की है। अगर आप क़याम पाकिस्तान से देखें, ये अलग बात है कि इंडिया या बांग्लादेश से आप तवाज़ुन करेंगे, तकाबुल करेंगे, तो उसमें शायद हम इतने ना पूरे होते हैं। लेकिन हमारे अपने मसाइल हैं। हमारा इंडिया दुश्मन था, अफ़गानिस्तान में तीसरी आलमी जंग हुई, तो हम हर तरफ से घिरे हुए थे। अगर हम आलमी जंग में हिस्सा ना लेते तो पाकिस्तान के माशी हालात बुरे हो जाते, और अगर हिस्सा लिया है तो फिर उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। तो हम इसी तरह, इंडिया हमारे साथ ना होता तो शायद पाकिस्तान बहुत बड़ी तरक्की कर जाता। इंडिया का बैड इन्फ्लुएंस हुआ, हमें फ़ौज को ज़्यादा तरजीह देनी पड़ी। फ़ौज को जब तरजीह दी इंडिया की वजह से, तो फ़ौज जो है उसने सियासत में भी मुदाखलत शुरू कर दी। अगर जो है इंडिया जो है वो पाकिस्तान से लड़ाइयाँ ना करता तो शायद पाकिस्तान एक बहुत आइडियल जमहूरी मुल्क होता। सियासतदानों ने बड़ी गलतियाँ कौन सी की? लोग कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ टकराव की पॉलिसी पर गए, अपनी सियासत को नुकसान पहुँचा बैठे। इमरान खान टकराव पे गए, अपनी सियासत को नुकसान पहुँचाया। बेनज़ीर भुट्टो साहबा टकराव पे गई, उन्होंने नुकसान पहुँचाया। सियासतदानों को इस बात का इदराक क्यों नहीं हो सका जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं कि मुफाहमत की सियासत हो सकती थी? मेरा ख्याल है कि कोशिश की, लेकिन उसमें दूसरे फरीक का भी रोल देखें। हर मामले में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसने भी सियासतदानों से बड़े जुल्म किए हैं। सिर्फ नवाज शरीफ सर्वाइवर हैं कि वो चौथी दफ़ा भी उन्होंने सुलह कर लिया फ़ौज से और दोबारा अपने भाई को हुकूमत दिला दी है। नहीं तो आम तौर पर भुट्टो साहब जो थे उनकी डेथ हो गई, वो दोबारा सुलह नहीं कर सके। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो इक़्तिदार में आने से पहले शहीद हो गई, ठीक है। तो इमरान खान अभी तक वो भुगत रहे हैं। ओनली सर्वाइवर इज़ मियाँ नवाज शरीफ, जिन्होंने तीसरी दफ़ा फ़ौज से सुलह करके इक़्तिदार हासिल कर लिया। अक्सर मीडिया के अरकान कहते हैं कि नवाज शरीफ इतने समझदार नहीं हैं, भोले हैं। आप तो मियाँ नवाज शरीफ को बहुत क्रेडिट दे रहे हैं। नहीं, नवाज शरीफ भोले नहीं हैं। नवाज शरीफ बहुत डीप है। नवाज शरीफ तासुर देते हैं मैं भोला हूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़हीन है, बहुत समझते हैं चीज़ों को। और
इसीलिए वो 3 बार वज़ीर आज़म बने हैं और हो सकता है कि चौथी बार भी वो बन जाए। उनसे लोग गलत तासुर लेते हैं कि वो भोले हैं। ये सब खुद पोज करते हैं कि वो बहुत भोले आदमी। नहीं, उनका चेहरा ही ऐसा है कि लोग भोलपन का शिकार हो जाते हैं। लोग कहते हैं मियां नवाज शरीफ को लंदन नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चंद उनके करीबी जो रुफ़क़ा हैं वो कहते हैं अगर वो लंदन ना बैठे होते, आर्मी चीफ की तैनाती में उनका कोई किरदार ना होता, अपने आप को बचा ना पाते, दोबारा सियासत में इन ना हो सकते, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बनते। देखिए, मियां नवाज शरीफ की जो सियासत है ना, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि मियां हम लोग तो ये समझते हैं कि या आप मज़ामत करें तो या मुफाहमत करें, दो ही रास्ते हैं। मियां नवाज शरीफ दोनों बैक वक्त कर रहे होते हैं। अच्छा, वो मज़ामत भी कर रहे होते हैं, साथ मुफाहमत जो है उसका भी डंका डोल डाला होता है उन्होंने। आप देखें कि जब जनरल बाजवा से शदीद उनकी लड़ाई चल रही थी, उसके फ़ौरन बाद ही मुफाहमत का अमल शुरू हो गया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका मतलब है दोनों चीज़ें कर रहे थे। आसिफ अली ज़रदारी अपने आप को किंग मेकर कहते हैं। ज़रदारी साहब और मियां नवाज शरीफ का कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है? देखिए, ज़रदारी साहब जो है ना, उन्होंने नतीजा निकाल लिया है और वो पहले ज़रदारी साहब से मियां नवाज शरीफ से निकाला। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मौत से पहले या बाद में उन्होंने इस नतीजे पे पहुँचे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ना, ठीक है। और आप देखें कि उसकी वजह से अभी 15 साल से हुकूमत सिंध में उनकी है, ठीक है। वो इस बात पर कायल हो चुके हैं कि पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से लड़ के आप हुकूमत नहीं कर सकते। मियां नवाज शरीफ में भी यही सोच थी कि नहीं जी, सिविलियन सॉवरेनिटी होनी चाहिए, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में भी थी, जो इमरान खान में भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि यहाँ पे जब आप सिविलियन सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो उसका जवाब बड़ा सख्त मिलता है, और वो सख्त जवाब हमारी सियासत अफोर्ड नहीं करती। अभी हम इतने मजबूत नहीं हुए सियासी तौर पर, ना सियासी जमातें मजबूत नहीं हैं कि वो मज़ामत कर सकें, वो मार खा सकें, ठीक है। आप देखें सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने मज़ामत की, लेकिन फिर भी देखें पीपल्स पार्टी को 11 साल इक़्तिदार से दूर रखा गया तमाम तर पॉपुलैरिटी की वजह, और 11 साल बाद भी उनका वोट बैंक बरकरार था। इमरान खान साहब का वोट 11 साल तक रह सकेगा? मेरा ख्याल है कि इसके लिए देखना यह है कि हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार करती है। क्या जिस तरह नून लीग को उन्होंने तोड़ा था, काफ लीग बनाई थी, रास्ते खोले थे, क्या उस तरह रास्ते खोलेंगे? क्या कोई नया परवेज़ लाई पैदा होगा? क्या जो है उस तरह की काफ लीग बनेगी? क्या कोई नया तारक अजीज़ होगा जो लोगों को जफ्फियाँ डालकर एक नई सियासी जमात बना दे? जब तक ये सियासी रास्ता नहीं खोलते एस्टेब्लिशमेंट, उस वक़्त तक न इमरान खान का वोट बैंक नहीं टूटेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी रास्ता नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि ना इसके नैरेटिव है और ना इसके पास वोट बैंक है। और अगर देखा जाए सुहेल वड़ैच साहब, इस वक्त आज के हालात में इमरान खान साहब की अपनी जमात जिस तरीके से तितर बितर हुई, ऐसी माजी में कुछ ऐसी जमात इतनी तेज़ी से तितर बितर हुई है? नहीं, उनका सियासी पॉलिटिकल जो था, देखें सवाल ये है ना कि सियासी जमातें दो तरह की होती हैं, या प्रो एस्टेब्लिशमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट। आप इमरान खान की जो पार्टी है उसको क्या कहेंगे? ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी, आप उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाना चाह रहे थे, तो चुनांचे उसका असर यही होना था कि वो तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच के लिए तैयार ही नहीं है। उसके जितने वर्कर, जितने लोग थे इलेक्टेबल्स, वो तो आए ही एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए थे, तो वो कैसे एंटी एस्टेब्लिशमेंट? उनको पता नहीं है 20 को 18 का इलेक्शन में कैसे हम आए हैं, कैसे हमें सपोर्ट मिली है। जो हमारी सियासतदानों की इशराफिया है, एलीट क्लास है, अब सियासत उनके हाथ में है, इसलिए अवामी मसाइल से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं, अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। नहीं सर, ये बात ऐसे ही है, ये एकेडमिक बात है। सवाल है कि लोग ही वोट देते हैं ना, लोगों के हर हलके से लोग आते हैं, वही लोग मैटर करते हैं। ये ऐसी बात है कि जी मिडिल क्लास नहीं है, भाई मिडिल क्लास ले आए। मिडिल क्लास क्या करे? या तो मिडिल क्लास का कोई इतना प्रेशर हो कि इलेक्शन आइन के अंदर रिफॉर्म्स किया जाए, इलेक्शन की एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट बर्दाश्त करे। अगर यही मसला है कि करोड़ों रुपए लगते हैं इसलिए नहीं इलेक्शन लड़ सकते, तो फिर इसके लिए रिफॉर्म्स करें। सुहेल वड़ैच साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, सुहेल वड़ैच साहब के सामने मज़ीद कुछ सवालात रखेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मीडिया की अगर हम बात करें सुहेल साहब, तो मीडिया आज बड़ा बायस नज़र आता है। कुछ लोग मियां नवाज शरीफ के हमायती हैं, कुछ इमरान खान साहब की खातिर तो बहुत हद से आगे निकल गए। ये मीडिया की डिवीजन जो हुई है, इससे मीडिया की साख मुतासर हुई है? डेफिनेटली मीडिया जो है, वैसे तो दुनिया भर में डिवाइडेड होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है कोई असूल व ज़वाबत भी नहीं रखे गए डिवीज़न में। इवन हत्ता कि प्रेस की जो आज़ादी है या मीडिया की आज़ादी है, उस पर भी हम इकट्ठे नहीं हैं, जिस पे कम से कम उस पर तो इकट्ठे होना चाहिए। चुनांचे अब ये है कि एक और कोई चैनल बंद होता है तो हम खुश होते हैं, हमारा चैनल बंद होता है तो दूसरे खुश होते हैं, तो इस तरह से तो सारे तबाह हो जाएंगे। वजह क्या समझते हैं आप इसकी? इसकी वजह तो यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बीज बोए थे तकसीम के, लेकिन जो आलाकार जो बने गलत किया उन्होंने। बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स पे अपनी सर्वाइवल, तो आप जिस शाख पे बैठे हैं उसको तो ना काटें। मीडिया की आज़ादी वो शाख है जिस पे हम सब बैठे हैं, तो अपनी शाख कोई काट देंगे तो आप भी गिर जाएंगे, हम भी गिर जाएंगे। एक बड़ी तनकीद का सामना है आजकल सोशल मीडिया पर मीडिया को, कि मीडिया जो है वो बिक चुका है। ख़ास तौर पर अगर पीटीआई के लोगों की बात करें तो वो बड़ी तनकीद करते हैं। लिफाफा साफ़ी की टर्म इस मुल्क में दी गई, खान साहब ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया। देखिए, काबिल अफसोस है, उन्होंने किसी की इज़्ज़त नहीं छोड़ी। और लेकिन सवाल तो यह है कि कोई इसका सबूत होता, कोई सच होता, तब तो ठीक था। सवाल तो यह है कि अब भी ये जर्नलिज्म ही है या मीडिया ही है जिसने ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब भी ये कह रहा है कि पीटीआई पे मिलिट्री अदालतों में केस ना चलाए जाएं। अब भी वकला है, मीडिया है, अब भी सिविल सोसाइटी है जो थोड़ी बहुत इमरान खान की हमायत कर रही है। हालांकि इमरान खान ने इसी सिविल सोसाइटी को कुचला है, इसी मीडिया को कुचला है, लेकिन अब भी वो अपने ज़मीर से मजबूर है कि अब भी उसके साथ भी जुल्म जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं, जेल चले जाते हैं, पीटीआई बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये होना नहीं चाहिए। इमरान खान को सियासी मैदान में शिकस्त देनी चाहिए और यही बेहतर होगा। अगर इमरान खान को इस तरह से किया गया तो मुझे ये डर है कि वो कुछ सालों के बाद ये एक, जिस तरह पीपल्स पार्टी के जियाले होते थे, उस तरह पीटीआई के जियाले भी ना बन जाए, मार खा खा के। इतनी जान है आपको? नहीं, बन जाती है जान, जब तजर्बा होता है, जब 10 दफ़ा मार खा लें तो बस फिर आप जियाले बन जाते हैं। लेकिन अभी तक तो हालात ऐसे नहीं हैं। अभी तक तो हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन अब सिंपथी का वोट अभी है, अभी सिंपथी का वोट बैंक जारी है और वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। जब तक कि कोई आप सियासी रास्ता ना दें, जब तक कि आप कोई एग्ज़िट जो है वो ना हो। फ़ौज समझती है कि 9 मई के वाक़यात एक साजिश थी। आपको भी लगता है कि एक बड़ी साजिश हुई है मुल्क के खिलाफ? मुझे ये लगता है कि 9 मई का जो वाक़या है, ख़ासकर किसी सियासी जमात ने आखिर क्यों नहीं आज तक ऐसा किया। भुट्टो साहब को फांसी लग गई, नवाज शरीफ नायल हो गए, किसी ने कैंट का रुख क्यों नहीं किया? पता तो था सबके पीछे फ़ौज है। भुट्टो की फांसी के पीछे कौन था? जनरल ज़िया-उल हक था, फ़ौज थी, लेकिन नहीं कोई गया कैंटोनमेंट में। तो इन्हें भी जाना नहीं चाहिए था। ये मनसूबाबंदी गलत थी, गैर सियासी थी, गैर जमहूरी थी, और इसका नतीजा जो है वो सारे मुल्क भुगतेगा, सारी जमहूरियत भुगतेगी, सारी सियासत भुगतेगी। इसका नुकसान जो है वो सारी हमारी जो सिविल सोसाइटी ने स्पेस हासिल की थी वो सारी खो गई है। जो सब, अगर हम चौधरी बरादरान का जिक्र करें, पंजाब की सियासत में एक बड़ा किरदार था शुजात साहब का, परवेज़ दाई साहब का। ये कहा जाता था कि चौधरी बरादरान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। आज हमें शायद वो रास्ते बंद दिखाई देते हैं। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब ने पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट से बगावत की। मैंने उनसे एक प्राइवेट महफिल में ये पूछा कि आप तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते थे, इस दफ़ा क्यों? तो उन्होंने कहा इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट कन्फ्यूज़ है, हम क्या करें। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अगर कन्फ्यूज़ थी भी तो अब नहीं है। अब उन्होंने वाज़ेह फ़ैसला कर लिया हुआ है जो कि चौधरी परवेज़ लाई के ख्वाबों के ख़िलाफ़ है। परवेज़ साहब ये समझते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि पार्टी शायद मेरे हाथ में आ जाएगी पीटीआई। इमरान खान किसी को नहीं देंगे पार्टी। फिर परवेज़ साहब इतनी सोबतें क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? वो उनका ख्याल है कि अब देखिए वोट बैंक, पीटीआई का वोट बैंक है, पीटीआई की चीफ मिनिस्ट्री नज़र आ रही है। शुजात साहब का फैसला दुरुस्त था या परवेज़ साहब का? मेरा ख्याल है शुजात साहब ने अपनी पुरानी रवायत बरकरार रखी, प्रो एस्टेब्लिशमेंट, और चौधरी परवेज़ लाई ने ज़रा अवामी सियासत करने की कोशिश की लेकिन पिट गए।
जो सब अगर मुस्तकबिल का मंजरनामा अगर आपसे पूछा जाए कि मेरा ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट क्लियर नहीं है अभी मुस्तकबिल के मंजरनामे के बारे में, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और क्योंकि ना मुझे लगता है कि नून की हौसला अफजाई हो रही है, ना पीपल्स पार्टी की हौसला अफजाई हो रही है। हौसला अफजाई हो रही है तो तहरीक इस्तेकाम पार्टी की, जिसका मुस्तकबिल नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इसी तरह सोच रही तो ये तो बुरी तरह पिट जाएंगे। फिर तो ये आपकी इस बात से अंदाज़ा ये होता है कि कहीं सबके साथ हाथ हो सकता है। सबके साथ हाथ हो सकता है हो सकता है, इसका इम्कान मौजूद है। तो अगर ऐसा इम्कान होता है तो लेकिन इससे देखिए ना, सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा इससे। सियासी अदम इस्तेकाम, अगर आप हंग पार्लियामेंट ले आते हैं तो उससे सियासी अदम इस्तेकाम और बढ़ जाएगा। मुआशी अदम इस्तेकाम पहले है, साथ सियासी भी ऐड हो जाएगा, तो और हालात ख़राब। पूरा निज़ाम लपेटे जाने का इम्कान है। मार्शल लॉ का इम्कान इसलिए नहीं है कि मुआशी हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि फ़ौज अगर आ गई तो गल्फ़ से, चीन से सपोर्ट मिल फिर तो पूरा निज़ाम बदलेगा जी। अब अगर ऐसा हुआ तो अब वेस्ट स्पॉन्सर्ड मार्शल लॉ नहीं होगा, चाइना स्पॉन्सर्ड मार्शल लॉ होगा, जो कि बड़ा ख़तरनाक होता है। जिसका मतलब है मीडिया बंद, जिसका मतलब है मार्केट इकानमी बंद, जिसका मतलब है प्राइवेट स्कूल बंद, जिसका मतलब है प्राइवेट ओन्ड चीज़ें बंद। एक पूरा निज़ाम ही बदल जाएगा। तो मेरा ख्याल है उस तरफ नहीं जाना चाहिए। उसका इम्कान भी हो सकता है। उसका इम्कान, जब वेस्ट इमदाद नहीं देगा तो क्या होगा। और चीन की तरफ जाने से एक नए निज़ाम की नवीद सुनाई दे सकती है। जी सर। जो सब बस प्रोग्राम हमने अपना वाइंड अप करना है, आपकी भी मसरूफियत है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इंटरव्यू किसका लगा आपको? मुश्किल इंटरव्यू उसका लगता है जो झूठ बोलता है। अच्छा। झूठों के साथ बात करना बड़ा मुश्किल होता है, अगलवाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डॉज करने वाला आपको सियासतदान कौन मिला? आमतौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हैं, डॉज करते हैं, उनकी आदत होती है। और अगर कंपैरिजन करना पड़े आपको मियां नवाज शरीफ के इंटरव्यू का, बेनज़ीर साहबा का और इमरान खान का, सबसे बेहतर इंटरव्यू देने में कौन कामयाब हुआ? देखिए, नवाज शरीफ तो बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बहुत इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करती थी और बड़ा ख्याल करती थी इंटरव्यू देते हुए। और इमरान खान जो है, अब उनको भी बड़े माहिर हो गए हैं इंटरव्यू देने की। उनके भी चेहरे के तस्वीरात से पढ़ा नहीं जा सकता सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। इमरान खान ने इतनी कुदरत हासिल कर ली है कि बड़ा मुश्किल है कि उनके चेहरे को पढ़ के। मियां नवाज शरीफ के चेहरे पर तो सुर्खी आ जाती है जब वो कोई चीज़ उनको नागवार गुजरे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इजहार कर देती थी, लेकिन इमरान खान बहुत आगे चले गए। अच्छा, हाँ। चलिए, स्कूल फेलो होने के नाते एक दो ज़ाती चीज़ें भी आपसे पूछ लें। सुहेल साहब, आप हर इशू पे, हर मुश्किल इंटरव्यू में या मुश्किल तरीन मुल्क के हालात में आप चेहरे से मुस्कुराते रहते हैं, आप गुस्से में नहीं आते, आपके अंदर ऐसा एग्रेशन या इतना नाकद सुहेल वड़ैच नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है? सच्ची है कि यही मेरी शख्सियत है। मैं अपनी शख्सियत के मुताबिक ही बात करता हूँ। ये कोई मेरी शख्सियत ही ऐसे है। साफ़ी तो कुड़ने वाले होते हैं। मैं नहीं इतना कुड़ता, मैं बड़ा हालात से जुड़ के रहता हूँ और समझता हूँ कि ऐसे ही कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई। मार्शल लॉ इससे बुरे आए हैं, इससे बुरे हालात रहे हैं, लोगों को कोड़े भी पड़े हैं, फांसियाँ भी पड़ी हैं, तो बहुत कुछ देखा है। फेम से खुशी होती है देख के? खुशी होती है, ये अल्लाह की नेमत है। कभी अकड़ आती है कि मैं इतना बड़ा आदमी बन गया? नहीं, और झुक जाता हूँ, तो और झुक जाता हूँ, बल्कि झुक गया हूँ जब से फेम आया है। और केयरफुल रहने लग पड़ा हूँ कि किसी के साथ भी किसी को इग्नोर नहीं करना, किसी के साथ जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करना। बाज़ दोस्त मैंने देखे सेल्फी बनाने को आ जाए, गुस्से के इज़हार करते, चल बस कर भाई। नहीं, मैं इस पे खुश होता हूँ। इस दुआ के साथ सुहेल वड़ैच साहब, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सलामत रखे और यही आजिज़ी आपके अंदर मौजूद रहे। नाज़रीन, सुहेल वड़ैच साहब आज हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ी तफसीली और अच्छी नशिस्त भी हुई सुहेल वड़ैच साहब की उस जगह पे बैठ के जहाँ वो कालम लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम की एडिटिंग ख़ुद देखते हैं और साथ ही साथ पूरे अखबार का भी जायज़ा लेते हैं, रोज़ाना के मामूलात को यहाँ बैठ के देखते हैं। कभी फिर एक लंबी नशिस्त होगी सुहेल वड़ैच साहब के साथ। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।